हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप बहुत प्रसन्न व बिल्कुल स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में हम जानेंगे यूपी बोर्ड क्लास 9th के साइंस के पहले चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ व उनकी भौतिक अवस्थाओं को सरल भाषा में। तो आपके टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल रिलैक्स स्टडी पॉइंट ऑफिशियल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां पर आपको यूपी बोर्ड के मैथ, साइंस और फिजिक्स की व भर्ती परीक्षाओं के मैथ, रीजनिंग, जीके व जीएस की इम्पॉर्टेंट जानकारी वाली वीडियो बहुत ही आसान भाषा में देखने को मिलती हैं। वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक व अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें, जिससे हमें ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो आप तक पहुंचाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। तो शुरू करते हैं हम यूपी बोर्ड के क्लास 9th साइंस का पहला चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ व उनकी भौतिक अवस्थाएं। ब्रह्मांड दो प्रमुख अवयव द्रव्य और ऊर्जा से मिलकर बना है। इन अवयवों के होने का अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों की सहायता से करते हैं, जैसे पेन, सूर्य, पानी, वृक्ष आदि। और ज्ञानेंद्रियां जो होती हैं, जैसे हमारे आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा आदि। द्रव्य या पदार्थ। द्रव्य क्या होता है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बनने वाला वह अवयव जो हमारी ज्ञानेंद्रियों पर प्रभाव डालता है। कुछ न कुछ स्थान घेरने के साथ साथ उसमें कुछ भार भी उपस्थित होता है, पदार्थ कहलाता है, जैसे मेज, कुर्सी, बर्तन आदि। इसके बाद में भार तथा द्रव्यमान। भार को सरल भाषा में कैसे बोलेंगे? जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है वह उस वस्तु का भार कहलाता है। इसका मान पृथ्वी के भिन्न भिन्न स्थानों पर अलग अलग होता है। वस्तु का द्रव्यमान तो निश्चित होता है, लेकिन उसका भार पृथ्वी की अलग अलग स्थितियों पर अलग अलग होता है। विषुवत रेखा पर वस्तु का भार सबसे कम होता है और ध्रुवों पर, पृथ्वी के ध्रुवों पर वस्तु का भार सबसे अधिकतम होता है। द्रव्यमान किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाती है। द्रव्यमान का जो मात्रक है वो किलोग्राम होता है। भार तथा द्रव्यमान में संबंध। किसी वस्तु का भार उस वस्तु के द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं? W = mg। W यहाँ पर भार है, m द्रव्यमान और स्मॉल g यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण है। ऊर्जा को सरल भाषा में किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। इसे कैपिटल E से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो मात्रक है वो अर्ग या जूल होता है। अर्ग CGS पद्धति में और जूल जो है MKS पद्धति में मात्रक होता है ऊर्जा का, जिसे आप आगे जानेंगे। कार्य। किसी बल तथा बल के प्रभाव से उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। W = FD द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं इसे। W यहाँ पर कार्य है, F यहाँ पर लगाया गया बल और D बल के प्रभाव से हुआ विस्थापन। कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा, इन तीनों का मात्रक जूल होता है। द्रव्यमान तथा ऊर्जा में संबंध। रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मास। आइंस्टीन के 1905 के अनुसार यदि द्रव्य नष्ट होता है तो वह उसके बराबर की ऊर्जा उत्पन्न करता है, जिसे हम E = mc² द्वारा दर्शा सकते हैं। E यहाँ पर उत्पन्न ऊर्जा है, m यहाँ पर नष्ट हुआ पदार्थ है और c यहाँ पर प्रकाश का वेग है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी सब्सक्राइब करें, जहां पर आपको यूपी बोर्ड के मैथ, साइंस, फिजिक्स व भर्ती परीक्षाओं के मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस की जानकारी वाली वीडियो बहुत ही आसान भाषा में देखने को मिलेंगी। और वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक व अपने दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे हमें ऐसी ही वीडियो आप तक पहुंचाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। अब बात आती है द्रव्य की अवस्थाएं। तो द्रव्य की भौतिक अवस्थाएं 3 होती हैं: ठोस, द्रव और गैस। यहाँ पर द्रव्य और द्रव में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। द्रव्य एक पदार्थ है और द्रव जो है वो लिक्विड है। ठोस पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन व आकार दोनों निश्चित होते हैं और उनमें बहने का गुण नहीं होता है, वह ठोस पदार्थ कहलाता है, जैसे लकड़ी, लोहा, मेज, कुर्सी आदि। एक होता है द्रव।
पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है, वह उनमें बहने का गुण ऊपर से नीचे की ओर होता है, द्रव पदार्थ कहलाता है, जैसे पेट्रोल, डीजल, ग्लिसरॉल, जल आदि। तीसरा आपका गैस है, पदार्थ की अवस्था जिसका आकार व आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होते। इस पद्धति में बहने का जो गुण होता है वो चारों दिशाओं में होता है। जैसे जो भी गैस होती है वो चारों दिशाओं में बहती है, वो गैस पदार्थ कहलाता है। जैसे एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिसे घरों में प्रयोग करते हैं। सीएनजी, कंप्रेस्ड नाइट्रोजन गैस, जिसे हम वाहनों में, यातायात वाहनों में प्रयोग करते हैं। द्रव्य का गतिज आणविक सिद्धांत, द्रव्य की जो भौतिक अवस्था को अणुओं की गति के आधार पर बांटना द्रव्य का गतिज आणविक सिद्धांत कहलाता है। इस सिद्धांत के अनुसार द्रव्य जो है बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। इन कणों को अणु बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अणु कठोर तथा पूर्णतः प्रत्यास्थ होने की तरह होते हैं, गोले की तरह होते हैं। द्रव्य के अणुओं के बीच जो रिक्त स्थान होता है उसे अंतरआण्विक स्थान, अंतरआण्विक अवकाश या अणुओं के बीच का रिक्त स्थान भी कह सकते हैं। द्रव्य के अणुओं के बीच में आकर्षण प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, जिन्हें अंतरआण्विक आकर्षण बल कहते हैं। द्रव्य का ताप बढ़ाने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। जो अणु गति करते हैं उसको गतिज ऊर्जा बोलते हैं। अब हम जानेंगे गतिज आणविक सिद्धांत के आधार पर द्रव्य की ठोस अवस्था। तो द्रव्य की ठोस अवस्था में द्रव्य के अणु एक दूसरे के बहुत निकट में होते हैं, जिस वजह से उनके बीच में रिक्त स्थान कम होता है, और रिक्त स्थान कम होने की वजह से आकर्षण बल अधिक कार्य करता है और गतिज ऊर्जा बहुत कम होती है। जब रिक्त स्थान कम होगा तो गतिज ऊर्जा भी कम होगी। इसी कारण से ठोस पदार्थ का आयतन व आकार निश्चित होता है, क्योंकि अणु गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। और इसी ठोस अवस्था को जब हम भौतिक के आधार पर बताएंगे तो पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं तथा उनमें बहने का गुण नहीं होता है, ठोस पदार्थ कहलाता है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल रिलैक्स स्टडी पॉइंट ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी सब्सक्राइब करें, जहां पर आपको यूपी बोर्ड के मैथ, साइंस, फिजिक्स व यूपी भर्ती परीक्षाओं के मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस की इम्पोर्टेंट जानकारी वाले वीडियो बहुत ही आसान भाषा में आपको मिलती रहेंगी। वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक व अपने दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो हमें आपके पास पहुंचाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। गतिज आणविक सिद्धांत के आधार पर द्रव्य की गैस अवस्था। तो गैस अवस्था की वस्तुओं के अणुओं के बीच में जो रिक्त स्थान होता है वो ठोस और द्रव्य की तुलना में बहुत अधिक होता है, जिस वजह से आकर्षण बल बहुत कम हो जाता है। जब उनके बीच में स्थान ज़्यादा होगा तो बल जो है कम हो जाएगा, और उनके बीच में जब स्थान ज़्यादा है तो गतिज ऊर्जा बहुत अधिक होगी। इसी कारण से इनका आयतन और आकार दोनों निश्चित नहीं होते हैं। भौतिक के आधार पर पदार्थ की गैस अवस्था, इनका आकार व आयतन दोनों निश्चित नहीं होते हैं और चारों ओर बहने का गुण होता है। अंतरआण्विक स्थान का बढ़ता हुआ क्रम। तो ठोस में बीच का स्थान सबसे कम होता है, उससे ज़्यादा स्थान द्रव में होता है और उससे भी ज़्यादा स्थान गैस में होता है। तो अणुओं के बीच का रिक्त स्थान का बढ़ता हुआ क्रम क्या है? ठोस में सबसे कम, द्रव में उससे ज़्यादा, गैस में उससे भी ज़्यादा। अंतरआण्विक आकर्षण बल बढ़ता हुआ क्रम में, तो सबसे कम आकर्षण बल होता है गैस में, उससे ज़्यादा आकर्षण बल होता है द्रव में। यहाँ पर द्रव्य गलत टाइप हो गया है, आपको द्रव लिखना है। और ठोस में होता है सबसे अधिक। ठोस पदार्थ में अणुओं के बीच का आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। अणुओं के बीच में गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम, तो गतिज ऊर्जा ठोस में सबसे कम होती है क्योंकि रिक्त स्थान नहीं होता है। द्रव, यहाँ पर भी द्रव गलत टाइप हुआ है, आप सही नोट करेंगे ऊपर से। तो द्रव में जो है गतिज ऊर्जा ठोस की अपेक्षा अधिक होती है, और गैस में जो है ठोस और द्रव्य दोनों की अपेक्षा में अधिक होती है। तो ये हो गया गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम। द्रव्य की अवस्था परिवर्तन, द्रव का ताप परिवर्तन करके उसकी स्थिति में परिवर्तन किया जा सकता है। ताप के द्वारा ठोस को द्रव और गैस में बदल सकते हैं, गैस को द्रव या ठोस में बदल सकते हैं, द्रव को ठोस या गैस में बदला जा सकता है। यानी कि ताप में परिवर्तन करके
पदार्थों की अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। द्रव की अवस्था में परिवर्तन के प्रकार। तो द्रव की अवस्था में परिवर्तन के विभिन्न प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला है गलन, मेल्टिंग। किसी ठोस को ताप प्रदान करके उसके ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन करने की क्रिया गलन या द्रव्य का पिघलना कहलाता है। जिस ताप पर वस्तु पिघलना शुरू होती है वह उस वस्तु का गलनांक कहलाता है। जैसे किसी पदार्थ को हम टेम्परेचर देते हैं तो वो गर्म होता है, लेकिन जिस टेम्परेचर पर वह पिघलना शुरू हो जाए वही टेम्परेचर उस वस्तु का गलनांक कहलाता है। गतिज आणविक सिद्धांत के आधार पर गलन की व्याख्या। किसी पदार्थ को ताप प्रदान करने पर अणुओं के बीच की दूरी अधिक हो जाती है, जिससे गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, आकर्षण बल कम हो जाता है और पदार्थ ठोस से द्रव में परिवर्तित हो जाता है। गलनांक पर अपद्रव्यों का प्रभाव। किसी ठोस में अपद्रव अन्य पदार्थ मिलाने से गलनांक को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। कुछ अपद्रव्य पदार्थ होते हैं जिनको पदार्थ में मिलाने से उनके गलनांक को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। जब ठोस द्रव के रूप में परिवर्तित होता है तो सामान्यतः उसका आयतन बढ़ता है। कुछ ठोस ऐसे हैं जिनका आयतन कम होता है, जैसे बर्फ। बर्फ को आप ठोस से द्रव में लेकर आओगे तो उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे आपको ऐसी ही वीडियो हमें आपके पास पहुंचाने के लिए हमें प्रोत्साहन मिलता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ेंगे, हिमीकरण, जिसको बोलते हैं फ्रीजिंग। किसी पदार्थ को ठंडा करने पर एक स्थिति ऐसी आती है जहां पर वह द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तन होने लगता है। द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तन होने की क्रिया हिमीकरण या जमना कहलाती है। जैसे पानी का बर्फ बनना द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदलना है। हिमांक, जिस ताप पर द्रव्य वस्तु का ठोस में बदलती है, जिस ताप पर द्रव वस्तु का ठोस में परिवर्तन होता है वह उस वस्तु का हिमांक कहलाता है। कोई वस्तु आपकी क्या होगा, पहले ठंडी होगी फिर और ठंडी होगी, एक टेम्परेचर पर जाकर वह जमना शुरू हो जाएगी, तो वह उस पदार्थ का हिमांक कहलाता है। वाष्पीकरण, किसी द्रव पदार्थ का गैस अवस्था में परिवर्तन की क्रिया होती है, वह वाष्पीकरण होती है। वाष्पीकरण दो प्रकार से होता है, वाष्पन और क्वथन। वाष्पन, जब द्रव्य समान ताप पर धीरे धीरे गैस अवस्था में परिवर्तित होता है, इस क्रिया को वाष्पन कहते हैं। वाष्पन की गति निम्न अवस्थाओं पर निर्भर करती है। द्रव का ताप बढ़ाने पर, अगर आप द्रव का ताप बढ़ा देंगे तो वाष्पन तेजी से होने लगेगा। द्रव्य का सतह क्षेत्रफल अधिक होने पर, अगर द्रव्य का सतह अगर ज़्यादा है तो वह ऊष्मा ज़्यादा के संपर्क में आएगा और भाप ज़्यादा बनेगी। और वाष्पन की गति द्रव्य की प्रकृति पर भी निर्भर करती है। कुछ ऐसे हैं जो जल्दी भाप बनते हैं, कुछ ऐसे होते हैं देर में बनते हैं। तो वाष्पन गति निम्न अवस्थाओं पर करती है, ताप पर, सतह के क्षेत्रफल पर और द्रव्य की प्रकृति पर। क्वथन, द्रव का ताप बढ़ाने पर द्रव तेजी से गैस अवस्था में परिवर्तित होने लगता है, उसमें बुलबुले उठने लगते हैं, यह क्रिया क्वथन कहलाती है। अर्थात द्रव्य का धीरे धीरे कम तापमान पर गैस में परिवर्तित होना वाष्पन कहलाता है तथा अधिक उबाल के साथ गैस अवस्था में परिवर्तित होना क्वथन कहलाता है। वाष्पन तथा क्वथन में क्या अंतर है? वाष्पन क्रिया प्रत्येक ताप पर होती है, क्वथन क्रिया निश्चित ताप पर होगी। क्वथन क्रिया उबाल पर ही होगी और वाष्पन क्रिया हल्के टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर सभी पर हो जाएगी। यह धीरे धीरे होती है वाष्पन क्रिया और क्वथन क्रिया तेजी से होती है। वाष्पन क्रिया में केवल सतह के अणु गैस में गैस अवस्था परिवर्तित होते हैं, क्वथन क्रिया में सभी अणु परिवर्तित होते हैं। देखो, जो धीरे धीरे हो रहा है तो ऊपर का पानी गर्म होगा, वो भाप बनेगा, फिर नीचे का, इस तरीके से क्रम वाइज होता है। क्वथन में क्या है, पानी उबलता है, उबाल लेता है तो सारे अणु उसमें क्रिया करते हैं। ऊर्ध्वपातन, कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जो तेजी से गर्म करने पर द्रव अवस्था में परिवर्तित न होकर सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं, इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। उदाहरण, नौसादार, आयोडीन, कपूर,
यह ऊर्ध्वपातन के उदाहरण हैं। ऊर्ध्वपातन के लाभ, यदि ऐसे दो पदार्थों का मिश्रण जिनमें एक पदार्थ का ऊर्ध्वपातन होता है, दूसरे पदार्थ का ऊर्ध्वपातन नहीं होता है, तो इन पदार्थों को ऊर्ध्वपातन विधि से अलग अलग कर सकते हैं। दोस्तों, यूपी बोर्ड के मैथ, साइंस व फिजिक्स को सरल व आसान भाषाओं में समझने के लिए ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल रिलैक्स स्टडी पॉइंट ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे ऐसी ही वीडियो आप तक पहुंचाने के लिए हमें प्रोत्साहन मिलता रहे। अब हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। ऊर्ध्वपातन, कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जो तेजी से गर्म करने पर द्रव्य अवस्था में परिवर्तित न होकर सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, जैसे नौशादार, आयोडीन, कपूर आदि। ऊर्ध्वपातन के लाभ, यदि दो ऐसे पदार्थों का मिश्रण जिसमें एक पदार्थ का ऊर्ध्वपातन होता है, दूसरे पदार्थ का ऊर्ध्वपातन नहीं होता है, इन पदार्थों को ऊर्ध्वपातन विधि से आसानी से अलग किया जा सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है संघनन, कंडेंसेशन। किसी गैस पदार्थ को ठंडा करने पर द्रव रूप से परिवर्तित हो जाती है, इस क्रिया को संघनन कहते हैं। संघनन के उदाहरण है, एक बीकर में थोड़ा सा बर्फ भरकर रखने पर कुछ समय बाद भी कर की बाहर सतह पर जल की छोटी छोटी बूंदें दिखाई नहीं लगती हैं। यह सब वायु में उपस्थित जलवाष्प होने के कारण होता है। तो यह जो क्रिया होती है संघनन की वजह से होती है। गिलास के बीकर में हम बर्फ़ को डाल दें, थोड़े समय बाद में बाहर पानी की बूंदें बन जाती हैं, यह क्रिया संघनन की वजह से होती है।